नमस्कार। आज हम अध्याय 13 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन गोलीय सतह से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले क्लास अध्याय में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन समतल सतह से इसके बारे में अध्ययन किए। इसमें हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन गोलीय सतह पर, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कि गोलीय दर्पण के बारे में पहले देखेंगे। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण एक खोखले गोले के दो भाग में काट करके तैयार की जाती है। जिस प्रकार कांच के खोखले गोला है, ठीक है ये, और इसको दो भाग में जैसे हम डिवाइड कर दिए, इसको बीच को काट दिए, ठीक है। और ये जो उभार आया है, इस कांच के जो गोला है उसको दो भाग में जब अलग कर दिए और इसमें जो उभार है उसके पीछे साइड यहाँ पर यदि हम पारे का या सिल्वर का पॉलिश लगा देते हैं तो एक भाग इसका परावर्तक सतह बन जाता है, ठीक है। और इसको छूने से इसके जो किनारे वाला भाग दबा हुआ और बीच वाला भाग उभरा हुआ लगता है, तो यह एक उत्तल दर्पण है। इसी प्रकार इस वाले भाग में, उभार वाले भाग में हम इसका पॉलिश लगा दें और सिल्वर का या पारे का, तो ये जो दबा वाला भाग है, बीच किनारे किनारे उभरा हुआ है और बीच दबा वाला भाग है, ये अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। अर्थात किसी खोखले गोल कांच के खोखले गोले को काट करके एक सतह को परावर्तक और दूसरे सतह पर उसका पॉलिश या पेंट कर दी जाती है, तो वो एक गोलीय दर्पण बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण का कुछ परिभाषाएं होती है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषाएं में हम पहले देखते हैं दर्पण का ध्रुव। यहाँ पर दो तरह से गोलीय दर्पण प्राप्त हुआ है। एक किनारे वाला दबा हुआ, बीच उभरा, परावर्तक सतह बीच वाला भाग उभरा हुआ लगता है इसको स्पर्श करने से, तो ये उत्तल दर्पण है। और किनारे किनारे वाला भाग इसका उभरा हुआ है और बीच परावर्तक जो सतह है वो दबा हुआ है, ये अवतल दर्पण है। तो ये एक अवतल दर्पण है, इधर पॉलिश लगा हुआ है और ये उभरा हुआ है, ये क्या है? परावर्तक सतह उभार है बीच वाला, तो वो उत्तल दर्पण। इसको एकदम ध्यान में रखेंगे। तो दर्पण का ध्रुव देखते हैं पहले हम। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु जो होता है दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो दर्पण का ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। मान लो ये गोलीय दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हम अवतल दर्पण बना लिया। तो अवतल दर्पण को M और M' से इसको हम नामकरण कर दिए। अब ये वाला भाग परावर्तक सतह है, दबा हुआ वाला भाग, तो उस दर्पण का ध्रुव यानी इसकी जो मध्य बिंदु है, ठीक है, तो इसका जो केंद्र है उसको दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, ये दर्पण का ध्रुव है। इसके बाद देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र है। मान लो इसको हम, ये खोखले गोला है, ये इसका केंद्र है, ठीक है, इसको C से प्रदर्शित कर दिए। तो इसको हम दो भाग में डिवाइड करके बनाए, तो इसका दर्पण के ये वाला भाग ध्रुव है, तो यही वाला उसका दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो वह दर्पण का वक्रता केंद्र, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका ही केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद वक्रता त्रिज्या को देख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण और फोकस की जो दूरी होती है, यानी वो जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। अर्थात वो दर्पण का वक्रता केंद्र और उसकी ध्रुव है, उसकी जो दूरी है, उसको जो मिलाने वाली जो रेखा है, ये वक्रता केंद्र है, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। तो C से वक्रता केंद्र को और वक्रता त्रिज्या को
आर से प्रदर्शित करते हैं, ये उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। उसके बाद देखते हैं हम मुख्य अक्ष को देख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा होती है, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष सीपी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फोकस। तो फोकस क्या है? गोलीय दर्पण के जो वस्तु होती है उससे आने वाली जो परावर्तित जो कि आपतित किरण है, और आपतित किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से वो काटती हुई जाती है वही उसका फोकस है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका फोकस है, ठीक है। दर्पण का द्वार, दर्पण की जो द्वार परावर्तक सतह होता है, उसकी परावर्तक सतह को एक मिलाने वाली जो एक रेखा होती है उसको दर्पण का यहाँ पर द्वारक, जैसे एम एक दर्पण का द्वारक है, ठीक है। अर्थात दर्पण का जो वक्री पृष्ठ होता है, ये दर्पण का एक वक्री पृष्ठ है और परावर्तक सतह की वक्री पृष्ठ होती है, वही दर्पण का क्या होता है, उसका जो व्यास है वो दर्पण का द्वारक है। तो ये वक्री सतह दर्पण का द्वारक एम है, यहाँ पर हम नाम दिए हैं, तो एम और एम जैसे नाम दे दिए हैं, तो ये दर्पण यहाँ पर द्वारक कहलाएगा, ठीक है। अर्थात दर्पण की जो गोली वक्री पृष्ठ का एक सीमा रेखा है वही दर्पण का द्वारक है। यहाँ पर गोली सतहों पर परावर्तन तो क्या है, अवतल सतह में सभी जो बिंदु है वो यहाँ पर मिलती हुई दिखती है, जिसे वक्रता केंद्र कहेंगे। ज्यामिति के अनुसार किसी वक्र के केंद्र बिंदु से वक्र की सतह पर पड़ने वाली जो रेखा है सतह पर लंबवत होती है, अर्थात वक्री दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा वक्री दर्पण पर अभिलंब होती है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय दर्पण यहाँ पर ये हमारा जो गोलीय दर्पण है, ये इसका जो बीच वाला भाग है दबा हुआ है, स्पर्श करेंगे तो ये एक अवतल दर्पण है और वाला जो परावर्तक सतह है उभरा हुआ है, किनारे किनारे दबा, ये उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है, दर्पण की जो परावर्तक सतह पर जो आने वाली जो किरणें होती है या कोई वस्तु से या बिंदु से जो आने वाली किरणें जो होती है वो आपतित किरण है, और उसके परावर्तक सतह से टकरा करके वापस जाने वाली जो किरणें होती है ये क्या होती है, अपवर्तन। अब ये आपतित किरण, ये अपवर्त किरण है, ठीक है। यहाँ से ये वापस परावर्तित हो गए। यहाँ पर देखते हैं ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, इसका ये क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव है, ये इसका मुख्य अक्ष है पी, और एफ इसका क्या है, फोकस बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी में देखते हैं अब इसको, ठीक है। ये चिन्ह पर यहाँ पर जो लगने वाली जो एस सीपी इस बिंदु पर ये मान लो आपतित हो रही है, तो इसको एक अभिलंब है जिसकी वक्रता केंद्र से मिलाते हुए एक अभिलंब होता है, वो दो कोण से बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये कोण आई है और ये कोण आर है, ये आपतन कोण या परावर्तन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मान लो चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सम्मुख यदि कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, तो ये जो वस्तु है मान लो, तो हमारे वस्तु को हम ए बी वस्तु कह दिए, ठीक है। और इससे आने वाली जो किरणें हैं दर्पण से, और ये वहां से दर्पण पर टकरा कर वापस जाने वाली जो किरणें होंगी क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ पर दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र से आगे यदि कोई ए बी एक वस्तु रखी गई है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच इसका प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में यह जो प्रतिबिंब है वो उल्टा वास्तविक बनता है, उल्टा, और यहाँ पर वास्तविक उसका जो प्रतिबिंब है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी में क्या कहेंगे, जो दर्पण के सामने रखी गई जो वस्तु है ये दर्पण के इस सम्मुख है, तो इसको
U से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु को V से, और उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसको V से। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे इसको फोकस F से। तो ये दर्पण के प्रमुख है, यहाँ चिन्ह परिपाटी में ये का लेफ्ट साइड में है, तो इसको दर्पण के सामने जो रखा गया है और ये वास्तविक प्रतिबिंब है, तो इसको ऋण U मानते हैं वस्तु को अवतल दर्पण में, और उसका बनने वाला प्रतिबिंब जो है उसको ऋण V मानते हैं, और उसकी फोकस को ऋण F मानते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में यही जो प्रतिबिंब यदि उत्तल दर्पण में बनता है, तो उत्तल दर्पण में क्या है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में इसका जो प्रतिबिंब है वो उत्तल दर्पण में इसको क्या मानेंगे, दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा, आभासी और जो सीधा बनेगा इसमें, तो ये हो जाएगा उसका वस्तु तो ऋण U में है और उसका जो प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी या कहां से, ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है यहाँ ऋण U, ऋण V, ऋण F है, फोकस प्रतिबिंब ऋण V है। तो यहाँ पर वस्तु तो ऋण U रहेगा, लेकिन उसके बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो V और फोकस F बनता है, इसमें धनात्मक होता है। ठीक है, अर्थात गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के जो परावर्तन के लिए हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। ठीक है, इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं और दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का X अक्ष माना जाता है। तो वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात का अर्थ है कि दर्पण पर वस्तु से प्रकाश जो है वो बाईं ओर से दाईं ओर आपतित होती है, अर्थात बाईं ओर से दाईं ओर आपतित होती है। इसमें फिर क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ दर्पण की जो दूरी है वो ध्रुव से मापी जाती है इसमें भी। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि मूल बिंदु के दाईं ओर धन अक्ष के अनुदिश मापी गई है, सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि बिंदु के बाईं ओर क्या है, सभी दूरियां जो है वो ऋणात्मक मानी जाती है। तो इसका जो बाईं ओर है वो धनात्मक, अर्थात इसका मूल बिंदु जो है वो बाईं ओर होगा, ये धनात्मक मापी जाती है, और इसका जो वस्तु की जो मूल बिंदु ध्रुव से है उसकी ये बाईं ओर है, इसको ऋणात्मक मापी जाती है। तो यहाँ पर वस्तु जो U है वो ऋणात्मक होगी, उसका बनने वाला प्रतिबिंब भी ऋणात्मक होगा, फोकस भी ऋणात्मक होगी। लेकिन उत्तल दर्पण में बनने वस्तु तो ऋणात्मक होगी क्योंकि इसकी ये बाईं ओर है, लेकिन दर्पण के पीछे ही इसका प्रतिबिंब बनता है और फोकस जो जाती है वो उसमें धनात्मक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जानते हैं। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर ये धनात्मक मापी जाए, दूरियां धनात्मक मापी जाएगी, और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर जो दूरी मापी जाती है वो ऋणात्मक मापी जाती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों में गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख, अर्थात जो गोलीय दर्पण है उसमें अलग अलग जगह अलग अलग दूरी पर यदि वस्तु को रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में कैसे बनेगा, अवतल दर्पण में कैसे बनेगा। मान लो वस्तु अनंत पर है, मान लो वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच पर है, फोकस और ध्रुव के बीच पर यदि वस्तु रखी गई तो उसका प्रतिबिंब उन दर्पणों पर कैसे बनेगा, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है।